स्वागत है आप सभी का द हिस्ट्री यूट्यूब चैनल में और मैं हूं आपका दोस्त विकास टेकरे। आज के इस वीडियो में हम इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस की बात करेंगे जो कि हमारे एमए हिस्ट्री फोर्थ सेम के एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर एप्लीकेशन ऑफ हिस्ट्री इन टूरिज्म यानी कि पर्यटन में ऐतिहासिक अनुप्रयोग से जुड़ा हुआ है। मैं कोशिश करूँगा कि मैं जल्द से जल्द और स्पीड में आपको चीज़ें समझाते हुए निकलने की कोशिश करूँ, क्योंकि आपका समय बहुत इम्पॉर्टेंट है। लेकिन अगर आप इस वीडियो को धीरे देखना चाहें या तेज़ देखना चाहें तो आप अपनी सुविधा अनुसार इसकी स्पीड को कम ज़्यादा कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो की शुरुआत में ही मैं आपको एक छोटी सी चेतावनी दे देता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद इस ओवर कॉन्फिडेंस में मत आ जाना कि आज मैंने पूरे ऑब्जेक्टिव अब मैं कवर कर लूँगा, मेरे पूरे सही हो जाएंगे। तो ऐसा तो मेरे साथ खुद भी नहीं होता है, इसीलिए मैं आपसे एक स्मॉल रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि भैया इस वीडियो को एक रेफरेंस वीडियो की तरह देखना और इन ऑब्जेक्टिव को पढ़ने के बाद इस घमंड में मत आ जाना कि अब मेरे पूरे ऑब्जेक्टिव सही होने वाले हैं। क्योंकि अगर एग्ज़ाम हॉल में आप बैठे और आपके ऑब्जेक्टिव इसमें से ज़्यादा नहीं आए तो आप मुझे वहीं कोसने लगेंगे, वहीं गाली देने लगेंगे और बोलेंगे कि भैया तुम कहाँ हो, बाहर मिलो हमें, हम देखते हैं। तो इसलिए मेरे दोस्तों, मैं आपको पहले ही बता दूं कि जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए पहला ऑब्जेक्टिव है, भारत भवन कहाँ स्थित है व उसके डिज़ाइनर कौन है। ये प्रश्न ज़्यादातर पूछे जाने की संभावना रखता है कि भारत भवन कहाँ स्थित है, क्योंकि यहाँ पर ऑब्जेक्टिव में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होती है, इसलिए ये प्रश्न अक्सर पूछा जाता है। तो इसका सही आंसर है भोपाल। लेकिन मान लो अगर ये ऑब्जेक्टिव नहीं पूछा गया तो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है और आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 5 नंबर में ये प्रश्न आने की संभावना रखता है कि मध्य प्रदेश के प्रमुख ऐतिहासिक नगरों के बारे में बताते हुए उनका पर्यटन महत्व बताइए। और इन ऐतिहासिक नगरों में भोपाल भी एक प्रमुख ऐतिहासिक नगर है। अगर ये ऑब्जेक्टिव नहीं आता है तो भी आप इन फैक्ट्स का इस्तेमाल भोपाल से जुड़े ऐतिहासिक प्रश्न में कर सकते हैं। इसलिए आपके पॉइंट ऑफ व्यू यानी कि आपके नज़रिए पर यह डिपेंड करता है कि किसी चीज़ का इस्तेमाल आप कैसे करते हैं। ये प्रश्न भले ही ऑब्जेक्टिव में अगर ना पूछे गए तो आप बड़े उत्तरों में इनका इस्तेमाल फैक्ट के रूप में कर सकते हैं और बढ़िया ब्लैक पेन से जब आप इसे लिखेंगे तो आपका उत्तर बहुत ज़्यादा सुंदर लगने लगेगा। तो चलिए बेधड़क होकर इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और आसानी से उन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को देखते हैं जो अक्सर पूछे जाते हैं या फिर ना भी पूछे जाएं तो आपके जैसे जीनियस स्टूडेंट इनका इस्तेमाल कहीं ना कहीं चिपकाने में लगा ही देते हैं। भारत भवन कहाँ है? आपको पता है भोपाल में है और इसके डिज़ाइनर चार्ल्स कोरिया हैं। राजस्थान के शहरों के उपनाम, यहाँ पर हमारी पहली यूनिट जिसका मेन टॉपिक है उत्तर भारत के प्रमुख ऐतिहासिक स्थल या नगर और उनका पर्यटन में महत्व, उनके प्रमुख पर्यटन। तो यहाँ पर जयपुर और उदयपुर राजस्थान से आते हैं। तो यहाँ पर इनके उपनाम आपको याद रहने चाहिए, जैसे जयपुर का है पूर्व का पेरिस या फिर गुलाबी शहर। गुलाबी शहर बोले तो पिंक सिटी ऑफ इंडिया। यहाँ पर रांझड़ा फिल्म का एक गाना आप सुन के चले जाना, शाम गुलाबी शहर गुलाबी गुलाबी है शहर। इसके बाद में जो भी हो आपको सुनना है तो आपको चीज़ें याद हो जाएंगी। इसके बाद में देखिए चित्तौड़गढ़ को राजस्थान का गौरव, उदयपुर राजस्थान का कश्मीर, झीलों का शहर, भारत का वेनिस। अजमेर को राजस्थान का हृदय, आबू को राजस्थान का शिमला, डी को राजमहलों की नगरी। यहाँ पर अगर किसी भी एक का अगर 5 नंबर में पूछा गया तो इन सभी के उपनाम और इनके बारे में आप थोड़ा बहुत चिपका के आ जाना कि राजस्थान में सिर्फ उदयपुर का महत्व नहीं है, राजस्थान में इन शहरों का भी महत्व है। आप सिर्फ राजस्थान जा रहे हैं तो गुलाबी शहर को देखने मत जाइए, आप राजस्थान के हार्ट ऑफ राजस्थान अजमेर को देखने जाइए, आप राजस्थान के शिमला आबू को देखने जाइए। तो इस तरह से आपको चीज़ों को समेटना और चीज़ों का अपने हिसाब से इस्तेमाल करना आना चाहिए। ये ज़िंदगी की बात भी है और यहाँ पर सवाल की बात भी है। तो यहाँ पर शाम गुलाबी शहर गुलाबी के बाद में देखते हैं अगला ऑब्जेक्टिव, उदयपुर की स्थापना किसने की। तो महाराणा प्रताप के पिता राणा उदय सिंह ने जब उनकी राजधानी चित्तौड़ पर थोड़ी समस्याएं उत्पन्न होने लगी और उन्हें ये डर सताने लगा कि कहीं मुगल उन पर अधिकार न कर ले, इस उद्देश्य से उन्होंने एक नए शहर की स्थापना की जिसे उदयपुर उनके नाम पर इसका नामकरण किया गया। इसके बाद में हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ? तो 1576 में हुआ। राणा उदय सिंह के पुत्र महाराणा प्रताप और अकबर के सेनापति मान सिंह के बीच में। मान सिंह जो थे वे आमेर के राजा थे और भगवान दास के पुत्र थे और साथ ही ये भारमल के, जो कि भारमल अकबर का समधी, अकबर का ससुर था, उसके ये
नाती थे। तो यहाँ पर इन दोनों के बीच में हुआ था और ये बहुत ही प्रेरणा का स्रोत है कि महाराणा प्रताप एक छोटी सी सेना के साथ भी लड़ गए, क्योंकि उनके लिए अपना स्वाभिमान छोड़ना या फिर अपनी मातृभूमि को किसी के हवाले करना उनके लिए गवारा नहीं था। उन्होंने घास की रोटी खाना पसंद किया, लेकिन मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की। यहाँ पर हिंदू मुस्लिम वाला एंगल नहीं है, यहाँ पर एंगल है राष्ट्रभक्ति वाला। तो यहाँ पर हमें ये प्रेरणा देने का काम करते हैं। तो कुछ सीखिए। जगनिवास महल बनवाया था राजा जगत सिंह ने, और यह बनवाया था उन्होंने जयपुर में। इसी के साथ में देखिए जयपुर की स्थापना कब और किसने की। तो जयपुर की स्थापना सवाई जय सिंह ने 1727 में वास्तुकार पंडित विद्याधर भट्टाचार्य के साथ की। दार्शनिक दृष्टि से विभाजित होने वाला विश्व का एकमात्र शहर जयपुर है। वीडियो की शुरुआत में ही मैं ये समझ सकता हूँ कि यह वीडियो बहुत तेज़ी से बोलने के बाद भी यह 20 से 25 मिनट तक जाएगा, इसलिए मैं वीडियो में थोड़ी स्पीड से बोल रहा हूँ ताकि आपका कम से कम समय लगे और मैं आपको चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा देकर चले जाऊँ। इसलिए अगर आपको समझ में ना आए तो आप वीडियो की स्पीड कम कर सकते हैं। दोस्तों, किस ऋषि का संबंध ग्वालियर से था? तो ग्वालप ऋषि का संबंध ग्वालियर से था। इनकी एक स्मॉल सी स्टोरी मैं आपको सुनाता हूँ। ग्वालियर में कच्छवाहा वंश के जो शासक थे, जो अपने आप को भगवान राम के जो पुत्र थे कुश, उनका वंशज मानते थे। तो यहाँ पर उनके एक राजा थे सूरज सेन या फिर सूरज सिंह। एक बार उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई, फिर भी वे शिकार खेलने के लिए गए। शिकार खेलते हुए उन्हें लग गई प्यास, और प्यास के बाद में जब उन्हें लगा कि भैया पानी कहीं से इंतज़ाम करना पड़ेगा, उनके नौकरों को भी पता नहीं लगा। फिर उन्होंने देखा कि आगे एक झोपड़ी है जहाँ पर एक ऋषि तपस्या कर रहे हैं। तो उन्होंने ऋषि से पानी मांगा और ऋषि ने उन्हें पानी दिया। पानी पीते ही उनकी पूरी बीमारी सब कुछ ठीक हो गया और वो बिल्कुल चंगे भले हो गए। तो फिर यहाँ पर सूरज सेन उनके चरणों पर गिर गए और बोले, प्रभु आपने हमारी तो हालत ठीक कर दी है, अब हम आपके लिए क्या कर सकते हैं। तो ग्वालप ऋषि ने कहा था कि भैया एक कुंड का निर्माण करवाओ और एक किले का निर्माण करवाओ। तो यहाँ पर जो सूरज सेन थे उन्होंने एक किले का निर्माण करवाया जिसका नाम ग्वालिप नगर या ग्वालप नगर उनके नाम पर इस तरह से पड़ा, जो आगे जाकर ग्वालियर कहलाया। और उन्होंने जिस कुंड का निर्माण करवाया था उस कुंड को आज सूरज कुंड के नाम से ग्वालियर में जाना जाता है। तो ये सब आप ग्वालियर की हिस्ट्री में भी लिख सकते हैं। ग्वालियर की स्थापना किसने की थी? तो कच्छ पघात सरदार सूरज सेन ने की थी, यह हम जान चुके हैं। टूरिस्ट गाइड से क्या आशय होता है? तो पहले तो ये समझ लीजिए कि टूरिस्ट होता क्या है। जब आप कहीं जाते हैं घूमने के लिए ऐसी जगह पर जिसके बारे में आपको ज़्यादा जानकारी नहीं होती है, मान लो आप आगरा गए हैं, आप फतेहपुर सीकरी गए हैं, आप जयपुर के महल में घूमने के लिए गए हैं और आपको ये नहीं पता कि ये चीज़ क्या है या फिर इसके बारे में आपको कोई आइडिया नहीं है, तो आप वहाँ पर किसी एक व्यक्ति को अपने साथ रखते हैं ताकि आप वहाँ की जानकारियों को आसानी से ले सकें। तो वो जो आपको जानकारी देने वाला आपका मार्गदर्शक होता है, आपको मार्ग बताने वाला होता है, आपको राह दिखाने वाला होता है कि हुजूर ये महल उसने बनाया था, वो इमारत उसने बनाया था, वहाँ पर वो रानी रहती थी, वहाँ पर वो राजा रहता था। तो ऐसे जो बताता है उसे गाइड कहते हैं। ये बहुत ही सिंपल सी चीज़ है और आपको पता होनी चाहिए। गाइड को क्या कहकर संबोधित किया जाता है? तो गैर सरकारी राजदूत कहा जाता है। वैसे तो राजदूत बनने के लिए यहाँ पर भारत का दूतावास में नौकरी करने के लिए आपको यूपीएससी पास करके आईएफएस यानी कि इंडियन फॉरेन सर्विस को क्लियर करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर जो गाइड होते हैं वो बिना इस एग्ज़ाम को क्लियर करे भी भारत को बहुत आगे बढ़ाने का काम करते हैं। क्योंकि जब बाहर से एक मेहमान के रूप में विदेशी गाइड भारत में आता है और जब कोई व्यक्ति उनके साथ अच्छा व्यवहार करता है, अच्छे से उनसे बातचीत करता है और उन्हें अच्छी अच्छी जगहों पर घुमाता है, तो सोचिए भी वापस जाकर न केवल उस व्यक्ति के बारे में बल्कि हमारे देश के माहौल के बारे में भी पॉजिटिविटी फैलाते हैं। इसीलिए एक गाइड का अच्छा होना बहुत ज़्यादा महत्व रखता है। यही कारण है कि सरकारें पंजीकृत गाइड या फिर राजकीय गाइड होती हैं उन्हें ज़्यादा सैलरी देते हैं और उन्हें ज़्यादा महत्व देते हैं। इसके बाद में देखिए ताजमहल का निर्माता एवं वास्तुकार कौन था?
तो यहाँ पर आपको कुछ कुछ क्वेश्चन में आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पर उन्हें ज़्यादा मैंने विस्तार से समझाने की कोशिश किया हूँ। तो यहाँ इसलिए क्योंकि एक क्वेश्चन से अगर 2-4 क्वेश्चन भी बने तो आप उन्हें कवर कर पाएँ। ताजमहल का निर्माण शाहजहाँ ने करवाया था किसके लिए? तो इनकी एक बीवी थी, इनसे ये बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। जिनका नाम तो था अंजुमन बानो बेगम, लेकिन इन्होंने उन्हें उपाधि दे रखी थी मुमताज़ महल की। और मुमताज़ की याद में इन्होंने आगरा में आगरा में ताजमहल का निर्माण करवाया था। बुरहानपुर में जो किला है, बुरहानपुर का किला, वहाँ पर डेथ हो गई थी असीरगढ़ के किले में, और वहीं पर उन्हें दफनाया गया था मुमताज़ महल को। लेकिन इनका प्यार बहुत ज़्यादा हावी था और इनके पास में पैसे भी बहुत थे, तो इन्होंने सोचा कि क्यों ना मैं एक ऐसी इमारत बनाऊं जो प्यार की निशानी बन जाए, और इन्होंने ताजमहल बनाया। हालांकि ताजमहल एक मकबरा या फिर एक समाधि स्थल है जो कि मुमताज़ का है, लेकिन आज ये प्यार का प्रतीक हो गया है कि हर कोई यहाँ पर जाकर अपने प्यार का इजहार करना चाहता है। तो भैया इसके बाद में ताजमहल का जो वास्तुकार था वो था उस्ताद अहमद लाहौरी। तो ये थे उस्ताद अहमद लाहौरी जो कि ताजमहल की प्लानिंग इन्होंने बनाई थी और कैसे बनाना है ये बताया था। और इसमें पूरी तरह से राजस्थान के मकराना मार्बल, सफ़ेद जो संगमरमर हमें देखने को मिलता है, उसका इस्तेमाल हुआ है, जिसके कारण ये आज भी जैसे का वैसा गोरा हमें देखने को मिलता है। इसकी शुरुआत हुई थी 1631 ईस्वी में और यह पूर्ण हुआ था 1653 ईस्वी में। तो हम कह सकते हैं कि इसको बनने में 22 साल का समय लगा। कुतुब मीनार के निर्माण की बात करें तो यहाँ कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। और यहाँ पर नाम से आपको ये मत सोच लेना कि अपने नाम पर इसने करवा लिया था, तो ऐसा नहीं है। कुतुबुद्दीन ऐबक के जो गुरु थे, आध्यात्मिक गुरु, और जिन्हें बहुत ज़्यादा मानते थे, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, उनकी याद में इन्होंने कुतुब मीनार का निर्माण शुरू करवाया था। हालांकि इसके निर्माण पूरा होने से पहले ही कुतुबुद्दीन ऐबक का जीवन पूरा हो गया और समाप्त हो गया। इसके बाद में इनके दामाद और अगले शासक इल्तुतमिश कुतुब मीनार को पूरा करवाते हैं। और फिर जब इसमें थोड़ी बहुत नुकसान हो जाता है और इसकी ऊपर की चौथी मंजिल टूट जाती है बिजली गिरने से, तो उसके बाद में तुगलक वंश के शासक फिरोज शाह तुगलक इसका निर्माण कराते हैं और चौथी मंजिल को हटाकर उसके स्थान पर 2 छोटी मंजिलों का निर्माण कराते हैं। इस तरह कुतुब मीनार 5 मंजिल की हो जाती है और इसका वर्तमान स्वरूप हमें देखने को मिलता है। बीबी का मकबरा स्थित है औरंगाबाद महाराष्ट्र में, और ये औरंगज़ेब की पत्नी रूबिया दर्रानी का मकबरा है। अभी हमने ताजमहल की कहानी सुनी कि ताजमहल के लिए ताजमहल सिर्फ इसलिए बन पाया, ये फैक्ट भी है क्योंकि अकबर और जहांगीर ने इतना ज़्यादा धन कमा लिया था कि अब शाहजहाँ के पास में खर्च करने की बहुत ज़्यादा सोचना पड़ रहा था उसे। क्योंकि इससे पहले जो जहांगीर था वो चित्रकला से प्यार करता था, चित्र बनाना उसे पसंद था, तो उसमें ज़्यादा पैसे खर्च होते नहीं थे। और जो अकबर थे वो तो पैसे कमाने में लगे हुए थे, तो खर्च करने की बात ही नहीं आती है। तो यहाँ पर जो शाहजहाँ थे उन्हें स्थापत्य कला बहुत ज़्यादा पसंद थी। यही कारण है कि मुग़ल काल में स्थापत्य कला का स्वर्ण युग शाहजहाँ के समय पर होता है। तो यहाँ पर इन्होंने इतना धन लुटाया, कहीं आगरा के किले में दादाजी के द्वारा बनाई गई लाल बलुआ पत्थर की इमारतों को तोड़कर ये मकराना मार्बल की सफ़ेद इमारतें बना रहे हैं, कहीं पर ये लाल किला बना रहे हैं, जामा मस्जिद बना रहे हैं, अलग अलग 4 बाग बना रहे हैं, और कश्मीर में उधर लाहौर में बहुत सारी जगह उन्होंने बाग बनवा डाले। तो उन्होंने कुल मिलाकर राजकोष खाली कर दिया। अब ये बात तो पता थी औरंगज़ेब को, लेकिन ये बात समझ में नहीं आई इनकी पत्नी रूबिया दर्रानी को। अब इनने बोली जानू मेरे लिए भी एक ताजमहल बना दो। अब यहाँ पर औरंगज़ेब ने बोला बेटे पैसे पापा जी के घर से नहीं आए, हमारे पापा जी ने पूरे पैसे उड़ा दिए हैं, तो मैं तुम्हारे लिए ताजमहल कहाँ से बना दूँ। तो यहाँ पर रूबिया दर्रानी मानी नहीं और वो जिद पर अड़ गई। तो यहाँ पर फिर औरंगज़ेब ने अपने बेटे मुअज़्ज़म को आदेश दिया कि भाई यार कुछ भी कर दे लेकिन इसको शांत कर दे, रो रो के मेरा जीना हराम कर रही है। तो यहाँ पर जो उनके बेटे थे उन्होंने औरंगज़ेब के ऑर्डर पर यहाँ पर औरंगाबाद में एक डुप्लीकेट ताजमहल बनाने का काम किया। हालांकि ये शुरुआत में बहुत ज़्यादा खूबसूरत था और आज भी जब पूर्णिमा की रात को जब पूरा चांद होता है उस समय पर यह काफ़ी चमकता है ताजमहल की तरह।
लेकिन उसके बाद भी इसमें काफ़ी कालिख लग गई है और इसका जो कलर है वो उड़ गया है। इसके कारण इतिहास में इसे ताजमहल की बदसूरत कृति कहा जाता है और इसका नाम हमें बीबी का मकबरा देखने को मिलता है। तो ये था औरंगज़ेब की बीबी का मकबरा। जयपुर के हवा महल का निर्माण किसने करवाया? तो राजा सवाई प्रताप सिंह ने इसका निर्माण करवाया। हवा महल बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है और इसमें कई सारे झरने या झरोखे लगे हुए थे ताकि ठंडी हवा अंदर आ सके। यही कारण है कि इसे हवा महल कहा गया। कोणार्क का सूर्य मंदिर स्थित है पुरी में। तो पुरी में या फिर उड़ीसा में दो चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एक तो पुरी की रथ यात्रा और पुरी से ही 20 से 25 किलोमीटर की दूरी में है कोणार्क का सूर्य मंदिर, जो कि भगवान सूर्य को समर्पित दुनिया का सबसे बड़ा पूजा ग्रह हम कह सकते हैं। तो यहाँ पर दो चीज़ें बहुत ज़्यादा फेमस है। अब आप ये मत सोचने लग जाना कि कोणार्क का मंदिर या कैलाश का मंदिर तो हमारे सिलेबस में है नहीं, तो हम इसे पढ़ क्यों रहे। तो हमारे सिलेबस की 3rd यूनिट में ये टॉपिक है कि भारत के प्रमुख धार्मिक पर्यटन स्थलों के बारे में बताइए। तो उनमें ये सभी इम्पोर्टेंटली आ जाते हैं। अब इसके बाद में देखिए कैलाश मंदिरों का संबंध। इस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद में मेरे रोंगटे खड़े हो गए और मुझे लगा कि अगर मैंने 6 महीने MA 4th सेमेस्टर ठीक से पढ़ा होता तो मैं MPPSC में 4 से 5 क्वेश्चन बहुत अच्छे से सही करके आ जाता। एक तो महात्मा गांधी ने वो प्रिंस ऑफ वेल्स का विरोध किया था असहयोग आंदोलन में, मैंने उसका आंसर खिलाफत आंदोलन टिक करके गलत करके आ गया। और दूसरा मैंने ये भी PSC में गलत करके आ गया था। कैलाश मंदिरों का संबंध कहाँ से है? तो इसका उत्तर है एलोरा औरंगाबाद से। और इस कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट शासक कृष्णवर्मा ने करवाया था। लेकिन मैंने यहाँ पर उत्तर टिक करके आ गया क्या अजंता की गुफाएं। इसलिए जो आपके सामने है ना, जो आपके सामने थाली परसी हुई है, उस थाली को पहले अच्छे से खा लीजिए, उसके बाद में आइट साइड की थाली में देखिए। इसका मतलब यही है कि अभी आपका करंट में जो चल रहा है उसे अच्छे से निभाइए, बाद में दूसरी तरफ देखिए, वरना आप इधर के रहेंगे ना उधर के, जैसे मेरे साथ हुआ था। तो भैया आगरा के संस्थापक कौन है? तो सिकंदर लोदी। आगरा पहले से ही था, लेकिन आगरा को एक प्रसिद्ध शहर बनाने का या फिर यहाँ पर किले व दुर्ग बनाने का काम जो किया वो सिकंदर लोदी ने 1504 में किया और 1506 में इसे अपनी राजधानी बना लिया। 1517 में इनकी मृत्यु हो जाती है और उसके बाद में इब्राहिम लोदी गद्दी पर बैठता है। 1526 में बाबर आता है और इब्राहिम लोदी को हटा देता है और मुगल वंश की स्थापना करता है। बाबर आगरा को अपनी राजधानी चुनता है। उसके बाद में हुमायूं, अकबर और जहांगीर और शाहजहां थोड़े कम समय के लिए अपनी राजधानी के रूप में आगरा को चुनता है। यानी कह सकते हैं कि मुगल काल के आधे समय तक आगरा राजनीतिक केंद्र के रूप में रहा। यही कारण है कि हमें जो भी मुगल समय की ज़्यादा स्थापत्य चीज़ें दिखती हैं, ज़्यादा विकास दिखता है, वो हमें आगरा में पहले ज़्यादा दिखता है। इसके बाद में अगला ऑब्जेक्टिव देखिए, दिल्ली शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई। तो दोस्तों जो दिल्ली है इसके इतिहास के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लीजिए। 1200 ईसा पूर्व की बात है, जब जो पांडव हैं जिनके बारे में आपने पढ़ा होगा महाभारत के पांडव, तो उन्होंने हस्तिनापुर को अपनी राजधानी बनाया और हस्तिनापुर उस समय पर उसी स्थान पर थी जहां आज दिल्ली है। यानी कि शुरुआत में हस्तिनापुर दिल्ली के एरिया में आती थी, यानी कि हस्तिनापुर को ही दिल्ली कहते थे, ये मान लीजिए। उसके बाद में बहुत लंबे समय बाद में 736 ईस्वी में चौहान शासक अनंगपाल ने इस हस्तिनापुर के एक छोटे से गांव जिसका नाम था दिल्ली गांव, उसमें उस गांव को अपनी राजधानी बनाने का काम किया। आगे जाकर अपभ्रंश होते होते दिल्ली को दिल्ली कहा जाने लगा। जैसे कि आज हम देखते हैं बहुत सारे निकनेम या फिर नाम का जो चीरहरण किया जाता है, उसी तरह यहाँ पर दिल्ली को दिल्ली बनाने का काम किया गया और आज हम इसे दिल्ली ना कहकर दिल्ली कहते हैं। अब कुछ समय बाद इसे बिल्ली ना कहने लगे, यही बड़ी चिंता का विषय है। इसके बाद में नई दिल्ली की योजना बनाने वाले अंग्रेज वास्तुविद थे।
तो आज हम जो रायसीना हिल्स के पास राष्ट्रपति भवन, जो हमारा पुराना संसद भवन है, और कुछ ऐसी महत्वपूर्ण इमारतें जिन्होंने नई दिल्ली को एक अलग पहचान दी, तो उसका श्रेय जाता है लुटियंस और बेकर को। हालांकि ये हमारा ही धन लूटकर हमारे पर खर्च कर रहे थे, लेकिन नई दिल्ली बनाने वाले वास्तुविदों में लुटियंस और बेकर का नाम उल्लेखनीय है। दिल्ली ब्रिटिश भारत की राजधानी कब बनती है? तो 1911 में, और इससे पहले एक दिन के लिए इलाहाबाद भारत की राजधानी बनता है। उससे पहले कोलकाता या कलकत्ता भारत की राजधानी थी, यानी कि ब्रिटिश भारत की राजधानी थी। 1857 के समय भोपाल की बेगम कौन थी? तो सिकंदरा बेगम थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड का संबंध किस स्थान से है? अमृतसर से है। और 13 अप्रैल 1919 को यहाँ पर जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, जहाँ पर बहुत सारे लोगों की जान चली गई थी, और इसका जिम्मेदार था जनरल ओ डायर। बाद में जनरल ओ डायर को मारने का काम स्वतंत्रता सेनानी उधम सिंह द्वारा किया गया था। दोस्तों, जो ऐतिहासिक स्थल है वो त्रिपुरी कहाँ स्थित है? जबलपुर में है। चंदेरी स्थित है ग्वालियर में। चंदेरी की साड़ियाँ बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। उसी तरह से धार का बाघ प्रिंट बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। उसी तरह से हम ये देखते हैं कि जो खंडवा में हमें महेश्वर देखने को मिलता है। तो महेश्वर की साड़ियाँ जिन्होंने रानी अहिल्याबाई ने, राजमाता अहिल्याबाई जिन्हें कहते हैं, उन्होंने इसकी शुरुआत की थी, तो वो भी बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। इसके बाद में देखिए, बिहू का पर्व नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो असम से है। और यहाँ पर की जो कछारी जनजाति है, वो जब फसल की कटाई होती है उस समय पर बिहू नृत्य को करती है, विशेष ड्रेस पहनकर। अब यहाँ पर हम कुछ त्योहारों और उनसे संबंधित राज्यों की बात कर रहे हैं। पुरी, या फिर जो हमने देखा सूर्य कोणार्क मंदिर, ये उड़ीसा में है। ओणम पर्व, यानी कि केरल में जब नव वर्ष की शुरुआत होती है तो ओणम पर्व मनाया जाता है हिंदू धर्म के लोगों के द्वारा, तो इसे केरल में मनाया जाता है। पोंगल का त्यौहार जब फसल कटाई होती है तमिलनाडु में जनवरी के अंत में, तो यहाँ पर पोंगल का त्यौहार मनाया जाता है। हेमिस गुम्फा, यहाँ पर विशेष सुंदर मुखौटा लगाकर यहाँ पर लोग नृत्य करते हैं, जो कि बहुत अट्रैक्टिव और देखने लायक होता है। तो ये लद्दाख की बात यहाँ चल रही है। इसके बाद में अमरनाथ और वैष्णो देवी की यात्रा, ये जम्मू से संबंधित है, आपको पता होगा। और छठ पर्व, सूर्य पूजा और सूर्य भगवान से संबंधित पूजा का सबसे बड़ा त्यौहार छठ पर्व। वैसे तो उत्तर भारत की ज़्यादातर क्षेत्रों में मनाया जाता है, लेकिन विशेष रूप से उल्लेखनीय त्यौहार यहाँ बिहार का है। इसके बाद में चपचारकुट, मेमकुट्टू, पालकुट मिजोरम से संबंधित है। ये जो ऑब्जेक्टिव है ये पूछा नहीं जाएगा, लेकिन यहाँ पर आप जब आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा 5 नंबर में कि प्रमुख धार्मिक स्थलों या फिर त्योहारों के बारे में बताइए, तो आप लिख सकते हैं। और मिजोरम के त्योहारों की खासियत यह है कि इनके लास्ट में कुट लगा होता है। तो यहाँ पर मध्य प्रदेश राज्य नृत्य क्या है? मध्य प्रदेश का राज्य नृत्य है राई। और कुछ और नृत्यों को देख लिए, कथकली केरल, गरबा गुजरात, घूमर राजस्थान। इसी तरह के और नृत्यों को आपको समझ कर जाना है। इको पर्यटन, जो कि हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन हमारे सिलेबस का नाम ही पर्यटन में ऐतिहासिक अनुप्रयोग है, और पर्यटन से जुड़ा क्वेश्चन है और पूछा जा सकता है, इसीलिए आपको पता होना चाहिए कि इको पर्यटन क्या होता है। यानी कि जो प्राकृतिक संसाधन है या फिर प्रकृति है, उन्हें बिना नुकसान पहुंचाए उनसे लाभ लेना इको पर्यटन कहलाता है। जैसे टूरिज्म की बात हम कर लें तो जंगलों को नुकसान नहीं पहुंचाया जाता, लेकिन लोगों को जंगल दिखाकर पैसे ज़रूर कमाए जाते हैं, तो इसे इको पर्यटन कहते हैं। इसके बाद में प्रमुख धार्मिक स्थलों को देखिए, महाकालेश्वर मंदिर उज्जैन में है, और एकमात्र ज्योतिर्लिंग है जिसका मुख दक्षिण की ओर हमें देखने को मिलता है। और सिंधिया के एक सरदार थे रणोजी करके, उन्होंने इसका निर्माण, जो वर्तमान स्वरूप हमें देखने को मिलता है, वो इन्होंने करवाया था। पुरी जगन्नाथ मंदिर, कोणार्क का सूर्य मंदिर उड़ीसा में है। खजुराहो मंदिर समूह खजुराहो छतरपुर में है, और खजुराहो महोत्सव भी यहाँ पर होता है। इसके बाद में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह, हम यहाँ पर मोइनुद्दीन चिश्ती की जो दरगाह है वो हमें अजमेर राजस्थान में देखने को मिलती है। अटाला मस्जिद जौनपुर उत्तर प्रदेश में है। दिलवाड़ा की जैन मंदिर दिलवाड़ा आबू राजस्थान में स्थित है। अजंता व एलोरा की गुफाएं औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है।
और इन दोनों गुफाओं का महत्व ये है कि ये राष्ट्रकूट काल की है और इनमें हमें हिंदू हिंदू और सिख जैन और बुद्ध इन तीन जैन और बौद्ध इन तीन धर्मों की हमें चित्रकला या फिर मूर्तियाँ या फिर जो भी प्रमाण हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। उदयगिरी व खंडगिरी की जैन मंदिर की गुफाएं यहाँ पर भुवनेश्वर उड़ीसा में है और भुवनेश्वर से कुछ दूरी पर ये उदयगिरी और खंडगिरी की जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं या फिर पर्वत है वहाँ पर काट कर इन गुफाओं को बनाया गया है जैन मंदिरों को। स्वर्ण मंदिर की बात करें तो यह अमृतसर में है और गुरु रामदास जी को जो कि अकबर के समकालीन थे, अकबर इनका बहुत ज़्यादा सम्मान करता था और उन्होंने इन्हें बहुत सारी ज़मीन दी थी। वहीं पर इन्होंने एक अमृत सरोवर का निर्माण करवाया था जिसके नाम पर इस शहर का नाम अमृतसर पड़ गया। बाद में अर्जुन देव जी ने यहाँ पर स्वर्ण मंदिर का निर्माण करवाया था। हालांकि जब 1739 और 1761 में पहले जब नादिर शाह का आक्रमण होता है और फिर 1761 में पानीपत के तृतीय युद्ध में अहमद शाह अब्दाली आता है तो उससे यहाँ पर मंदिर को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचता है। तो फिर जो महाराजा रणजीत सिंह होते हैं सिख राजा, वे यहाँ पर स्वर्ण परत इस मंदिर में चढ़ाते हैं 1803 में। 400 किलो से ज़्यादा सोना यहाँ पर स्वर्ण परत चढ़ाई जाती है जिसके कारण ये सोने की तरह चमकता हुआ दिखाई देता है और इसे स्वर्ण मंदिर कहा जाने लगता है। इसके बाद में देखिए ये क्या चीज़ है भाई, ये तो वीडियो है। इसके बाद में देखिए कुछ और चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो इस वीडियो में आपको बने रहना है। तो यहाँ पर कुछ धार्मिक भारत में कुछ धर्म और उनके तीज त्योहारों को देख लीजिए। ये हिंदू धर्म के तीज त्यौहार है और बहुत ही सिंपल है इसलिए आपको तो ये पता ही होगा। अब यहाँ पर आपको कुछ इस्लामिक त्यौहार देखने को मिलेंगे। आपको ये सब याद करना होगा क्योंकि अगर यहाँ पर पूछ लिया गया है कि प्रमुख धार्मिक त्योहारों के बारे में बताइए तो आपको सबके बारे में एक एक लाइन लिखना होगा। तो आप इनके नाम याद रख सकते हैं इस्लाम में, जैसे मुहर्रम है, ईद है, शब रात है, शब मिराज है, शब बारात है, शायदाना जन्म दिवस है, ताजिया है, कत्ल की रात है, इस तरह से। उसी तरह ईसाई धर्म में है गुड फ्राइडे, थर्सडे, ईस्टर, विशु। बौद्ध धर्म में बुद्ध जयंती है, बुद्ध महापरिणाम है। इसी तरह के त्यौहार जैन धर्म में देखने को मिलता है। सिख धर्म में हमें गुरु गोविंद सिंह जी की जयंती मिलती है। बाल दिवस देखने को मिलता है। गुरु तेग बहादुर दिवस, गुरु नानक जयंती, वैसाख पर्व, वैसाखी का जो लोहड़ी आती है वो वाला पर्व हमें यहाँ देखने को मिलता है। भारत के प्रमुख लोक नृत्यों से जुड़ी यह लिस्ट यहाँ पर आप कुछ याद कर सकते हैं। अगर भारत के प्रमुख लोक नृत्य पर प्रश्न बनता है तो आप यहाँ पर से हर राज्य से जुड़ा अगर आपको एक नृत्य भी पता है तो आप आसानी से अपने 5 नंबर के उत्तर को भी लिख सकते हैं। इसीलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लें या फिर आप इसे अच्छे से याद कर लें। जैसे मध्य प्रदेश का पंडवानी या गढ़गौर, असम का बिहू, गुजरात का गरबा, पंजाब का भांगड़ा या गिद्धा, इस तरह से आप इन्हें याद कर सकते हैं। उसके बाद में देखिए यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में जो धार्मिक स्थल है या फिर जो विरासत सूची में शामिल क्षेत्र हैं उनकी लिस्ट यहाँ पर दी हुई है। इन्हें भी आपको अच्छे से याद करना है। जैसे मध्य प्रदेश से भीमबेटका, सांची और जो खजुराहो के मंदिर हैं वो आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। उसी तरह आगरा का किला हो, अजंता की गुफाएं हों, इस तरह की इमारतें आपको वर्ल्ड हेरिटेज साइट यूनेस्को लिस्ट में देखने को मिलेंगी। तो इस लिस्ट को भी आपको पढ़कर जाना है। और यहाँ पर आपको सिर्फ जो पर्यटन के ऐतिहासिक स्थल है जैसे आगरा का किला हुआ, एलोरा अजंता की गुफाएं हुई, ताजमहल हुआ, हुमायूं का मकबरा हुआ, भीमबेटका की गुफाएं हुई, कुतुब मीनार, सांची स्तूप, इस तरह की चीज़ों को याद रखना है जो कि हमारे सिलेबस में आती हैं। उसके बाद में देखिए मध्य प्रदेश में उत्सव एवं मेले, सेकंड यूनिट या थर्ड यूनिट में ये टॉपिक है, इसलिए आप इस पेज को भी स्क्रीनशॉट मारें और इसे भी अच्छे से याद करें अपने एग्ज़ाम में जाने से पहले, क्योंकि यहाँ पर मध्य प्रदेश में होने वाले लगभग सभी उत्सवों जो कि बहुत महत्वपूर्ण हैं इनके बारे में आपको जानकारी दी हुई है। मध्य प्रदेश का सबसे जो पुराना उत्सव है वो है कालिदास उत्सव, कालिदास समारोह, जो कि 1958 से जिसकी शुरुआत हुई। फिर हमें
खजुराहो नृत्य उत्सव 1976 से देखने को मिलता है। बहुत सारे उत्सव हैं, इनके बारे में आप पढ़ सकते हैं। इसके बाद में आपको मध्य प्रदेश के मेले देखने को मिलेंगे और आप इन मेले को देख सकते हैं। यहाँ पर जागेश्वरी देवी का मेला, तो यहाँ पर जो चंदेरी है उसके साथ में ग्वालियर होगा। मैंने यहाँ पर गुना टिक कर दिया हूँ, तो यहाँ पर आप इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा, क्योंकि इससे पहले हमने चंदेरी को ग्वालियर में पढ़ा था और ये ग्वालियर में हो गया। अगर कोई कन्फ्यूज़न होगा तो मैं एडिट करके यहाँ पर आपको बता दूंगा, लेकिन इन चीज़ों को आपको अच्छे से याद में रखना है। उसके बाद में ग्वालियर के किले से जुड़े फैक्ट, क्योंकि ग्वालियर मध्य प्रदेश के ऐतिहासिक नगरों में आता है और इससे जुड़े प्रश्न बनने की संभावनाएं ज़्यादा होती है, इसलिए ग्वालियर से जुड़ी चीज़ों को आप देख लीजिए। जैसे ग्वालियर से जुड़ा एक फैक्ट बड़े बड़े एग्ज़ाम में, ख़ास तौर पर यूजीसी नेट और एमपीपीएससी जैसे एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है कि ग्वालियर के उस मंदिर का नाम बताइए जो कि उत्तर भारत का एकमात्र द्रविड़ शैली का मंदिर है, तो वह है तेली का मंदिर। अब ये मंदिर निर्माण शैलियाँ क्या होती हैं, तो ये 3 प्रकार की होती है। पहली तो होती है द्रविड़ शैली, यानी कि उत्तर भारत के मंदिर, दक्षिण भारत की जो मंदिर निर्माण शैली है, जैसे आप साउथ की फिल्मों में देखते होंगे कि ऊंचे ऊंचे मंदिर होते हैं, बहुत ऊंचा उनका गेट होता है। उस तरह के मंदिर जो होते हैं, रामेश्वरम का मंदिर हो या फिर मीनाक्षी मंदिर हो, तो ये सभी द्रविड़ शैली में आते हैं। उसके बाद में आप नागर शैली के मंदिर देखिए, तो आप उत्तर भारत के जब मंदिरों को देखेंगे तो उनमें उनका जो खजुराहो के मंदिरों को देखेंगे, अलग अलग मंदिरों को देखेंगे, तो आपको यहाँ पर नागर शैली समझ में आएगी। लेकिन यहाँ पर एक बेसर शैली भी होती है, जहाँ पर आपको नागर और द्रविड़ दोनों शैलियों का संगम देखने को मिलता है। जैसे कि जो राम मंदिर अभी बन रहा है या फिर बन चुका है थोड़ा बहुत, वहाँ पर आपको बेसर शैली देखने को मिलेगी, क्योंकि वहाँ पर नागर और द्रविड़ दोनों शैली देखने का मिलता है, दोनों का प्रभाव वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो इस तरह से मैं लगभग सारी चीज़ें जो आपको बताना चाहता था वो सब कुछ मैं आपको बता चुका हूँ। तो यहाँ पर ये वीडियो कंप्लीट होता है और मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आप कुछ बेहतर सीखेंगे। और जैसे कि मैंने शुरुआत में ही बोला था कि इस वीडियो को आपको रेफरेंस वीडियो की तरह लेना है और इन फैक्ट्स को अच्छे से याद रखना है, क्योंकि आपके 5 नंबर वाले क्वेश्चन को या फिर 2 नंबर वाले क्वेश्चन को ऑथेंटिक बनाने में, प्रामाणिक बनाने में इनका बहुत ज़्यादा महत्व रहेगा। दोस्तों, यहाँ पर वीडियो के अंत में बस इतना ही कहना चाहूँगा, समय, सत्ता, संपत्ति और शरीर चाहे साथ दे या ना दे, लेकिन स्वभाव, समझदारी और सच्चे संबंध हमेशा साथ देते हैं। जब तक शरीर है, जब तक ताकत है, तब तक इतराना या फिर दूसरों से संबंध बिगाड़ना या फिर उन्हें बुरा भला कहना बहुत आसान होता है। लेकिन जब हमारा समय निकल जाता है और हम बुज़ुर्ग हो जाते हैं, तब पता लगता है कि हमने क्या गुल खिलाए थे अपनी जवानी में। इसलिए आज से ही अच्छे संबंध बनाइए, लोगों से अच्छा व्यवहार रखिए और अच्छी यादें बनाइए, क्योंकि यही है जो आपको अपने बुढ़ापे में सुकून देंगी। फिर मिलते हैं अपनी किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।